नमस्कार दोस्तों। बच्चे ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में। ऑल गुड, ऑल वेल, ठीक है सब कुछ? ठीक है, तो अपनी चर्चा को बच्चे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 12। और अपने लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि ये जो एडमिशंस हैं, जो हमारे सीपीसी के अंदर हैं, एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस, वो होता क्या है। उसमें मैंने दो कैटेगरीज आपको समझा दी हैं। वो है एडमिशन ऑफ केस, जो रूल नंबर 1 के अंदर था, और एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो रूल नंबर 2, 2A, 3 और 3A के अंदर था। अब हम लोग फाइनली मूव कर रहे हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ एडमिशंस की, जिसको ऑर्डर नंबर 12 कवर करता है। और वो है बच्चे एडमिशन ऑफ फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स का एडमिशन है, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एडमिशंस है। इसके अंदर हमको पढ़ना होगा रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 इज द मोस्ट क्रूशियल रूल जो हमारा यहां पर काम आएगा। रूल नंबर 4 और फॉर्मेट की बात करेंगे रूल नंबर 5 के अंदर। तो ये जो दो रूल्स का कॉम्बिनेशन है, ये बात करता है एडमिशन बाय नोटिस ऑफ फैक्ट्स। डॉक्यूमेंट्स वी आर डन विद, केस वी आर डन विद। ठीक है, अब देखो फैक्ट्स की सिचुएशन में क्या है। देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट एंटायरली सेम है। जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में था वही फैक्ट्स के भी रिलेशन में है, बस थोड़े से कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं। आपको याद होगा रूल 2 के अंदर जब हम नोटिस सर्व कर रहे थे इन रिलेशन टू द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको? 7 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस, सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट सर्व हो जाता है अपोजिट पार्टी पे, उसके विद इन 7 days पार्टी के पास राइट होता है कि उस पार्टी को बोले, कॉल अपॉन करे टू एडमिट दैट डॉक्यूमेंट, राइट। फैक्ट्स के रिलेशन में यहीं पे थोड़ा सा प्रोसीजरल डिफरेंशिएशन है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो रूल नंबर 4 पे आते हैं और बात करते हैं बच्चे नोटिस बाय वे ऑफ एडमिटिंग फैक्ट्स की। तो यहां पर भी बच्चे, वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जो पूरा ऑर्डर है यही पार्टी न्यूट्रल है। प्लेंटिफ, और लगता है कि ये प्लेंटिफ के ज्यादा काम आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज इक्वली यूजफुल टू द प्लेंटिव्स एंड द डिफेंडेंट्स बोथ। तो यहां पर कोई भी पार्टी क्या करेगी? नोटिस देगी। काय में देगी? राइटिंग में देगी। अब देखना बच्चे, प्रोसीजरल डिफरेंशिएशन देखना। ये जो नोटिस राइटिंग में देने की बात है, ये आपको पता तो चली गया होगा ये नोटिस किसके बारे में है। ये नोटिस होगा किसी भी फैक्ट्स और फैक्ट्स के रिलेशन के बारे में जिसको एडमिट करने के लिए बोला जा रहा होगा। पर इंपॉर्टेंट है ये बात जो यहां पे लिखी हुई है कि ये जो राइटिंग के अंदर नोटिस दिया जा रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा, ये दिया जाना चाहिए ना 9 दिनों पहले, 9 days, 9 days बिफोर, 9 दिनों पहले। और कब से काउंटिंग होगी ये 9 दिनों की? डेट ऑफ हियरिंग से बच्चे, डेट ऑफ हियरिंग। अब इस डेट ऑफ हियरिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक बार समझाया था। डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट की एक ऐसी तारीख होती है जिसमें, जिस तारीख के अंदर उस केस के रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट होना होता है। जैसे हो सकता है कि उस दिन किसी विटनेस का, किसी पार्टी का एग्जामिनेशन होना हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आर्गुमेंटेशन होनी हो। तो ये जो डेट्स होती हैं किसी भी कोर्ट की, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो क्रूशियल होती हैं, वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टीज इज रिक्वायर्ड, वो बच्चे हियरिंग की डेफिनेशन में गिरता है। इट इज नॉट एवरी डेट। हर एक तारीख जो कोर्ट देता है वो हियरिंग नहीं कहलाती। वैसे हम उसे आम भाषा में हियरिंग बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन। अगर कोई हियरिंग दी जा रही है, मतलब कोई डेट दी जा रही है ओनली फॉर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स या किसी प्रोसीजरल कार्रवाई के लिए जिसका केस से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, तो वो हियरिंग की डेफिनेशन में नहीं करेगी। तो यहां पर जो काउंटिंग आपको करनी है, वो काउंटिंग करनी है कोर्ट की ऐसी तारीख से जो हियरिंग की डेफिनेशन में गिरती है। और यहाँ पे काउंटिंग उल्टी होगी, आगे की तरफ नहीं होगी। जैसे रूल 2 के अंदर काउंटिंग क्या कर रहे थे कि एक बार डॉक्यूमेंट सर्व हो गया, उस डॉक्यूमेंट सर्व होने के बाद विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको ऐसा करना होता था। यहां पे फिक्स डेट ऑफ हियरिंग से पहले, तो आपको पीछे आना पड़ेगा। 9 दिनों पहले, कम से कम हियरिंग से 9 दिनों पहले ऐसा करना पड़ेगा। क्या करोगे? नोटिस सर्व करके वही काम करोगे, कॉल अपॉन करोगे दूसरी पार्टी को कि वो एडमिट कर ले
किसी भी फैक्ट को या फैक्ट को, तथ्य को या तथ्यों को, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो भी उस नोटिस के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मानो डेट ऑफ हियरिंग है 9 जनवरी को, मानो 9 जनवरी 2022 को तारीख लगी हुई है और उस तारीख पे कुछ क्रूशियल होना है, मतलब हियरिंग की डेफिनेशन में गिर रही है, तो ये जो हमारी पार्टी है जो नोटिस सर्व कर रही है दूसरी पार्टी को और उसको फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए बोल रही है, उसको ये नोटिस सर्व करना पड़ेगा 31 दिसंबर या फिर उससे पहले, 31 दिसंबर 21 से पहले, 31 दिसंबर इंक्लूडिंग। तो 31 को भी कर सकता है, 30 को भी, 29 को भी, 28 को भी, बट एटलीस्ट नोटिस सर्व होने से और तारीख के बीच में 9 दिनों का गैप होना चाहिए। 9 दिनों का गैप होना चाहिए नोटिस के बाद और हियरिंग के अंदर। देयर हैज टू बी अ डिफरेंशिएशन ऑफ एटलीस्ट 9 डेज, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम 9 दिन का होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे इसमें तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, फैक्ट का मतलब आप सभी समझते हो, तथ्य। देखो एक बात को आप समझो, अपने दिमाग में लगाओ, कोई भी केस का आधार क्या होता है बच्चे? जब मैं बोलता हूं कि किसी भी केस के लिए आपको कॉज ऑफ एक्शन चाहिए, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन? आप क्या लिखते हो कॉज ऑफ एक्शन के अंदर? कॉज ऑफ एक्शन के अंदर आप फैक्ट्स ही तो मेंशन करते हो बच्चे। फॉर एग्जांपल अगर आप केस फाइल कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, आप किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहे हो, तो आप किस बात से कॉज ऑफ एक्शन बनाओगे? आप क्या फैक्ट्स लिखोगे? आप लिखोगे कि कोई दूसरी पार्टी है, फलानी पार्टी है, उस फलानी पार्टी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए आप रिकवरी ऑफ पोजेशन मांग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पैसे को रिकवर कर रहे हो, मनी की आप डिक्री चाहते हो, तो आप वहां पे अपना कॉज ऑफ एक्शन कैसे एस्टेब्लिश करोगे? आप कुछ फैक्ट्स मेंशन करोगे कि फलानी फलानी तारीख को मैंने इस व्यक्ति को इतना इतना पैसा उधार दिया था और फलानी फलानी तारीख को इस व्यक्ति को इतना पैसा वापस करना था जो उसने नहीं किया। तो ये सारी चीजें क्या है? पैसा देना, पैसे का वापस ना होना, दीज आर ऑल फैक्ट्स जो आप स्टेट कर रहे हो, जो मिलके एक कॉज ऑफ एक्शन बना रहे हैं। अभी ये साबित तो नहीं हुआ ना, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, ये बातें तो आपको साबित करनी पड़ेंगी ना, कि आपने पैसा दिया था, कि उसने पैसा वापस नहीं किया था, राइट? वो एक अलग चीज है। तो किसी भी केस के अंदर जो कोई भी कॉज ऑफ एक्शन आप बनाते हो, जो आधार होता है किसी भी केस का, वो फैक्ट्स की तरह होता है। तो मानो आप ये फैक्ट्स जो है वो छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं किसी भी कॉज ऑफ एक्शन के। कोई भी जो केस है वो फैक्ट्स के ही कंधों पर खड़ा होता है, एक कहानी ही तो होती है, और वो कहानी क्या है? वो फैक्ट्स ही है। तो ये जो फैक्ट्स है इसके एडमिशन के बारे में भी नोटिस सर्व किया जा सकता है अपोजिट पार्टी को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जहां पर एक बंदा केस फाइल कर रहा है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट, कि भैया मैंने 50,000 रुपए उधार दिए थे, मैं वापस मांग रहा हूं। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स वो बोलेगा? वो बोलेगा कि मैंने 1 तारीख को 50,000 रुपए दिए थे, जो इसको 10 तारीख को वापस करने थे, जो इसने वापस नहीं किए। तो मैंने 3 फैक्ट स्टेट किए, पैसा देना, पैसा वापस करना और पैसे का वापस नहीं किया जाना। 3 बातें मैंने स्टेट की। तो मानो मैं अपोजिट पार्टी पे नोटिस सर्व कर रहा हूं कि भाई तू एडमिट कर ले कि तूने पैसे लिए हैं, और हो सकता है अपोजिट पार्टी एडमिट भी कर ले, बोले कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, और उसका डिफेंस शायद कुछ और हो, वो ये कहे कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं पर मैंने 10 तारीख को वापस दे दिए थे। ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 10 तारीख को वापस करने ही नहीं थे, वो तो 6 महीने बाद वापस करने थे, अभी डेट आई नहीं है। तो कुछ भी डिफेंस हो सकता है। तो कभी भी कोई भी पार्टी अपोजिट पार्टी को कोई भी फैक्ट जो वो स्टेट कर रही है उसको एडमिट करने के लिए बोल सकती है। अगर ये पार्टी कह रही है कि मैंने 50,000 रुपए 1 तारीख को दिए थे, तो दूसरी पार्टी को बोल सकते हैं कि भाई तू इस बात को एडमिट कर ले, और हो सकता है दूसरी पार्टी एडमिट भी कर ले, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि उसका केस कुछ और हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं बच्चे, वो इस रूल के अंदर गिरती हैं। पर बच्चे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ये फैक्ट वाली परिस्थिति को, मतलब इस रूल नंबर 4 को सबसे अलग बनाती है बाकी के सारे रूल्स से, चाहे वो रूल 1 हो, चाहे वो 2 से लेके 3 ए हो, सबसे अलग बनाती है इन फैक्ट्स के एडमिशन को। क्यों? इस बात को समझेंगे बच्चे। जब किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जाता है, अब देखो किसी केस को एडमिट कर रहे हो तो वो तो नो डाउट लिमिटेड है, उस केस के लिए ही लिमिटेड है, उसी सूट तक लिमिटेड है वो एडमिशन। पर आप किसी अगर डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रहे हो
तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ रूल 2 के अंदर, 2A के अंदर, 3 के अंदर या 3A के अंदर जो ये कहता हो कि उस एडमिशन का इस्तेमाल किसी और केस में या किसी और पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, और नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे किसी एडमिशन का इस्तेमाल हो सकता है किसी और केस में भी किया जा सके या किसी और पर्पस के लिए भी किया जा सके। पर यहां पर when it comes to admitting the facts, यहां पर बच्चे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो एडमिशन होगा बाई दी पार्टी, मतलब जो नोटिस सर्व किया जाएगा बाई अ पार्टी टू दी अदर कि भाई वो एडमिट कर ले फैक्ट्स या फिर सेट ऑफ फैक्ट्स, उसके पीछे जो पर्पस होना चाहिए दैट शुड बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर सूट ओनली, वही केस तक सीमित होना चाहिए उसका पर्पस। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को या अगर आप किसी फैक्ट को एडमिट करने को बोल रहे हो, वो एक ऐसा फैक्ट होना चाहिए जो सीधे तौर पर केस से जुड़ा होना चाहिए, और जो आप एडमिशन मांग रहे हो वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए उस केस से। आप कोई भी ऐसा एडमिशन सीक नहीं कर सकते जो किसी और पर्पस के लिए आप यूटिलाइज करना चाहते हो अदर देन दैट पर्टिकुलर सूट। तो कोर्ट के पास ये आपके पार्टी के पास ये पावर तो है कि वो दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करके बोल सकती है कि भाई आप एडमिट कर लो फैक्ट्स को या सेट ऑफ फैक्ट्स को, बट ये पावर लिमिटेड है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस जिसके अंदर वो नोटिस सर्व हो रहा है, वो उससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसे किसी पावर का फायदा उठा के वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकती, कहने का मतलब ये है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात बच्चे स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि ये जो फैक्ट्स का एडमिशन होगा दैट हैज टू बी ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूल नंबर 4 का जो एक्सटेंट है, ये जो नोटिस का जो एक्सटेंड है जो रूल नंबर 4 के अंदर किया जा रहा है सब, ये कंपैरेटिवली लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि जब भी पार्टी नोटिस सर्व करेगी और किसी भी फैक्ट या फैक्ट्स को एडमिट करने को बोलेगी अपोजिट पार्टी को, उसको हमेशा ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ को कि उसका पर्पस जो है दैट इज लिमिटेड टू द केस, मतलब वो जो जिन फैक्ट्स का एडमिशन मांग रही है वो ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो उस केस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। देखो बच्चे, किसी भी केस में हजारों फैक्ट्स होते हैं, पर हजारों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते ना। अब कोई बात सच है या झूठ है उसका कोई लेना ही देना नहीं है केस से, तो उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा है। तो यहां पे आपको एक सीधा रिश्ता दिखाना पड़ता है आपके एडमिशन करने के नोटिस में और आपके केस के पर्पस में। अगर ये रिश्ता मिसिंग होता है ना, तो आप ये रूल नंबर 4 की ये जो पावर आपको दी गई है जिसके अंदर आप नोटिस सर्व कर रहे हो वो खत्म हो जाती है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहती। तो क्या हमने पढ़ा रूल 4 के अंदर कि कोई भी पार्टी अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करती है और नोटिस सर्व करके कोई भी फैक्ट को और सेट ऑफ फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए बोल सकती है, जिसका पर्पस सूट से जुड़ा होना चाहिए, और उसको ऐसा करना पड़ेगा डेट ऑफ हियरिंग से कम 9 दिन पहले। और यही 9 दिन पहले से बात जुड़ी आती है उस बंदे की जिसको वो नोटिस सर्व किया गया है। अब मानो 9 दिन पहले आपने नोटिस सर्व तो कर दिया, अब वो जो पार्टी है जिस पर नोटिस सर्व हुआ है उसके पास उस नोटिस सर्व होने के दिन से 6 दिन का समय है उसके पास। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि मानो 9 तारीख को डेट ऑफ हियरिंग है, तो पार्टी जो नोटिस सर्व कर रही थी वो कब कर रही थी, 31 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। तो जिस भी दिन नोटिस सर्व हुआ है उससे 6 दिन, तो मानो अगर 31 को हुआ है तो 6 तारीख तक वो जो पार्टी है जिसको ये नोटिस सर्व किया गया है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो या तो मना कर दे या नेग्लेक्ट कर दे। यहां वही वाली बात जो हमने पढ़ी वहां पे, या तो मना कर दे या नेग्लेक्ट कर दे उस नोटिस को सर्व करने से। और इसको चाहे समय को कोर्ट आगे बढ़ा भी सकती है, पर उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये बात को ध्यान से सुनना, पर अगर किसी पार्टी ने जिस पर नोटिस सर्व किया गया था किसी फैक्ट को एडमिट करने के लिए या सेट ऑफ फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए, उसने उन फैक्ट्स को एडमिट करने से या तो मना कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया, और आगे चल के वो जो फैक्ट है वो बच्चे प्रूव हो गया,
तो ऐसी सिचुएशन में वही वाली बात, जो भी खर्चा होगा, जो भी कॉस्ट होंगी, जो उसके रिफ्यूजल या नेग्लिजेंस की वजह से हुई, कि वो उसमें हमें इतना दिमाग मारना पड़ा, समय बर्बाद करना पड़ा, वो सब उसी पार्टी को पे अप करनी पड़ेंगी। कब? अगर वो रिफ्यूज करता है या फिर नेग्लेक्ट करता है। अगर उसने एडमिट कर लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, समय बर्बाद ही नहीं होगा। पर अगर उसने रिफ्यूज किया और नेग्लेक्ट किया, जो उसको 6 दिन में करना है आमतौर से, तो उसको ही कॉस्ट उठानी पड़ेगी अगर कल को वो फैक्ट्स प्रूव हो गए। ठीक है? और यहां पर ये फर्क नहीं पड़ता, वही वाली बात जो मैंने बताई कि केस जीता कौन, आखिरी में केस कौन जीता वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो जो फैक्ट हैं या वो जो फैक्ट्स हैं जिनको रिफ्यूज किया गया है, जिनको नेग्लेक्ट किया गया, वो एस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है? और इसी बात को जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, फिर से प्रोवाइजो के अंदर रिपीट किया गया है कि पहले तो आपको, जब आप नोटिस सर्व कर रहे हो अपोजिट पार्टी पे और बोल रहे हो कि किसी फैक्ट को या सेट ऑफ फैक्ट्स को आप एडमिट करो, तो उसके पीछे आपका पर्पस सूट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई पार्टी उस ऐसे किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में कोई एडमिशन दे रही है, मतलब एडमिट वाली स्थिति हो रही है, रिफ्यूजल या नेग्लिजेंस वाली नहीं हो रही, तो अगर कोई एडमिशन आ भी रहा है पार्टी की साइड से, तो उसका जो इस्तेमाल है वो केवल और केवल उसी सूट के पर्पस के लिए किया जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ रहे हो? वो पहली वाली रिक्वायरमेंट कब की है? जब आप नोटिस सर्व कर रहे हो, तो जो पार्टी सर्व कर रही है नोटिस, उसको दिखाना पड़ेगा कि उसका पर्पस जो है वो सूट से रिलेटेड है, जिन फैक्ट्स के बारे में वो एडमिशन मांग रही है। ये जो सिचुएशन है ये बाद की है, जहां पे एडमिशन आ गया है। यहाँ पे कानून ये कह रहा है कि एक बार जब एडमिशन आ गया तो उसका जो इस्तेमाल है वो भी उस पर्टिकुलर सूट के लिए ही होगा। उसका और किसी भी तरीके से उस पार्टी के खिलाफ किसी दूसरे केस में या किसी और अकेजन में या किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो अगर कोई पार्टी किसी फैक्ट को एडमिट कर भी ले रही है, देन वो जो एडमिशन है वो उस केस के लिए तो यूजफुल होगा, पर वो किसी और सर्कमस्टांस में, किसी और सिचुएशन में या किसी दूसरे केस में इस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है? बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारा जो रूल 4 है वो रेस्पेक्टिव पार्टीज को ये पावर देता है कि वो अपोजिट पार्टी पे नोटिस सर्व करे और उनको फैक्ट्स या सेट ऑफ फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए बोले। ऐसा करने के लिए उसको 9 दिन पहले, कम से कम 9 दिन पहले एक्शन लेना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग। अब ये जो है आप नोटिस सर्व कर रहे हो, दैट हैज टू बी जस्टिफाइड, क्योंकि उसका जो पर्पस होना चाहिए वो सूट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? अब इस नोटिस का जवाब देने के लिए आम परिस्थितियों में उस पार्टी के पास जिसको नोटिस सर्व हुआ 6 दिन का है, और ये 6 दिन कब से काउंट होंगे? उस दिन से जब उस पर नोटिस सर्व हुआ। अब उस 6 दिनों के अंदर उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो वो एडमिट करेगा, या रिफ्यूज करेगा, या नेग्लेक्ट करेगा। अगर वो एडमिट कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, उसका एडमिशन इस्तेमाल किया जाएगा केवल और केवल सूट के पर्पसेस के लिए, बाकी के पर्पसेस के लिए नहीं। बट अगर वो फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूज कर रहा है या फिर ताल मटोली कर रहा है, नेग्लिजेंस सिखा रहा है, ठीक है, इन दोनों परिस्थितियों में कल को जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा इन ऑर्डर टू प्रूव दोज फैक्ट्स, उनको प्रूव करने के लिए वो सारा उसी को उठाना पड़ेगा। और ये फर्क नहीं पड़ता कि केस कौन जीता कौन हारा, वो एक्सपेंस उसी को पे अप करना पड़ेगा। ठीक है? सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो जो फैक्ट्स के रिलेशन में आती है। अब रूल नंबर 5 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस बताया गया है वही वाली बात कि अपेंडिक्स सी को देखो, उसमें जो फॉर्म नंबर 10 है वो बात करता है, वो फॉर्मेट बताता है नोटिस जब आप सर्व करते हो इन रिलेशन टू एडमिशन ऑफ फैक्ट्स। फॉर्म नंबर 9 था नोटिस किस बारे में? इन रिलेशन टू द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये कौन सा है? रूल नंबर 10। ठीक है? अगर इतना याद रख सकते हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है? विद दिस वी आर ऑल्सो डन विद द लास्ट फॉर्म। हमने डॉक्यूमेंट्स वाला पढ़ ही लिया पिछली वाली क्लास में,
और इस वाली क्लास में हमने फैक्ट्स का भी एडमिशन पढ़ लिया। तो अगर मैं बताऊं जो मेजर एजेंडा है, जो मेन पर्पस है इस ऑर्डर का कि एडमिशंस की बात करता है ये बाय वे ऑफ नोटिस, चाहे वो केस की बात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की बात हो, चाहे वो फैक्ट्स की बात हो, वी आर डन विद इट। हमारा काम खत्म हो गया है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो बचा है, अभी तो रूल नंबर 9 तक जाना है, रूल 6 है, रूल 7 है, रूल 8 है, रूल 9 है। बिल्कुल है, पर उनका जो नेचर है वो कॉन्सिक्वेंशियल है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल है। अब रूल नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि वो उसमें भाषा तो ये वाली लिखी हुई है पर कहीं ना कहीं वो तीनों से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा रूल 6 को, ठीक है। अब ये रूल 6 जो है ये बात करता है बच्चे जजमेंट की। अब भाई एडमिशन एडमिशन तो बहुत खेल लिया, अब उस एडमिशन से फायदा क्या हो रहा है, फैसले से नजदीक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, है ना, उसकी प्रैक्टिकल वो भी तो देखनी पड़ेगी, यूटिलिटी, वो आपको रूल नंबर 6 के अंदर पता चलती है। जहां पर भी एडमिशंस किए गए हैं, ठीक है, और ये जो एडमिशंस हैं ये प्लीडिंग, जैसे मैंने आपको शुरू में क्लास शुरू में बताया था ना, प्लीडिंग्स के अंदर हो सकते हैं, इंटेरोगेटरीज के अंदर, वो सारी चीजें, चाहे वो एडमिशंस प्लीडिंग्स के अंदर हो चाहे किसी और माध्यम से हो, और जब यहां पे मैं बोलता हूं और माध्यम से हो, इसमें वो सारी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, इंटेरोगेटरीज आ जाती हैं, इसमें बाय वे ऑफ एग्रीमेंट आ जाते हैं, एडमिशन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट आ जाते हैं, और जो अभी हमने पढ़े रूल 1 से लेकर रूल 5 तक एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस आ जाते हैं। तो जहां पे भी एडमिशंस आए हैं, चाहे वो प्लीडिंग के माध्यम से, चाहे किसी भी और माध्यम से, चाहे वो ओरल एडमिशंस हो या राइटिंग के माध्यम से हो, नोटिस वाले जो एडमिशंस हमने पढ़े हैं वो तो राइटिंग के ही माध्यम से होते हैं। इन सारी सर्कमस्टांसेस में जो हमारा कोर्ट है, अगर वो चाहे तो किसी भी स्टेज पर केस के, या तो पार्टी के एप्लीकेशन फाइल करने पर या फिर खुद से भी, तो वो खुद से भी इनिशिएटिव ले सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है या जजमेंट पास कर सकता है उस केस के रिलेशन में जिसकी वो सुनवाई कर रहा है, जो भी उसको ठीक लगे, हैविंग रिगार्ड टू दोस एडमिशंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, देखो बच्चे ये रूल नंबर 6 जो आप यहां पर देख रहे हो, नो डाउट ये ऑर्डर नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है, और जैसा ऑर्डर नंबर 12 हमने अभी तक पढ़ाया है, जो मैंने आपको समझाया था, ये स्पेसिफिकली डील करता था एडमिशंस बाय वे ऑफ नोटिस से, ठीक है, एडमिशंस बाय ऑफ नोटिस से डील करता था। और जितने भी हमने पढ़े रूल 1 रूल 2 ये सारे के सारे रूल्स नोटिस वाली बात कर रहे थे। पर जो बच्चे रूल नंबर 6 है जो बात कर रहा है ये ऑर्डर और जजमेंट की, ये बच्चे यूनिवर्सल रूल है, ये केवल उन एडमिशन तक सीमित नहीं है जो नोटिस तक लिमिटेड हो, ये सारे के सारे टाइप के एडमिशंस कवर करता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में करी थी, जो प्लीडिंग्स के अंदर हो रहे हैं, इंटेरोगेटरीज के अंदर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव एडमिशंस हैं, एग्रीमेंट के माध्यम से हैं, या फिर जो आखिरी कैटेगरी हमने आज पढ़ी है इस ऑर्डर के अंदर, इन सब को कवर करता है। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ये सारे अदरवाइज वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। इन सारी ही जगह पर कोर्ट के पास सेम पावर है, क्योंकि हैं तो सारे एडमिशन ही, माध्यम ही तो अलग है, तरीका ही तो अलग है तो सारे एडमिशन ही ना, इन दी एंड तो सब एडमिशन है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। तो रूल नंबर 6 जो जुड़ा हुआ है ना, वो एडमिशन से जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 6 के अंदर कोर्ट के पास बहुत ब्रॉड पावर है, और कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर किसी भी कार्यवाही के अंदर ऑर्डर जारी कर सकता है या फिर जजमेंट पास कर सकता है उस एडमिशन के आधार पर। अब ये जो ऑर्डर पास करने वाली बात है या जजमेंट पास करने वाली बात है किसी भी एडमिशन के आधार पर, ये बच्चे काफी हद तक डिपेंड करेगी कि वो एडमिशन का नेचर क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई पार्टी है, मानो कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें 2 कॉज ऑफ एक्शन है, और कोई पार्टी ने कोई ऐसा फैक्ट एडमिट कर लिया, या कोई पूरा केस ही एडमिट कर लिया जो हमने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा, या अपने प्लीडिंग्स के अंदर WS के अंदर कोई ऐसी बात लिख दी जिससे के बाद कुछ बचता ही नहीं है केस के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास ये बिल्कुल लिबर्टी है
कि वो वहीं के वहीं उस केस को खत्म कर दे और उस पर फैसला सुना दे। मानो पूरा केस इसी बात पे चल रहा है कि किसी व्यक्ति ने पैसे लिए और वापस नहीं किए, और मानो वो जो पार्टी है जिसपे ये एलिगेशन है वो इस बात को एडमिट कर लेती है, चाहे वो अपने WS में करे, इंटेरोगेटरीज में करे, चाहे नोटिस के माध्यम से करे। पर जब भी वो ऐसा करेगी तो केस ही खत्म हो गया ना भाई, फिर लड़ाई बढ़ रही किस बात की। और मानो यही एक मुद्दा था किसी केस के अंदर, तो कोर्ट के पास नो डाउट ये पावर है कि वो वहीं के वहीं बात को खत्म कर सकती है और कोर्ट का फैसला सुना सकती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा तभी जजमेंट आएगी या तभी ऑर्डर सुना सकेगा कोर्ट एडमिशंस के माध्यम से जब वो केस वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मानो कोई केस में 2 कॉज ऑफ एक्शन है और कोई एडमिशन आया है जो किसी एक कॉज ऑफ एक्शन को सॉल्व कर रहा है। मानो 2 मुद्दे थे कि किसी व्यक्ति ने उधार लिए पैसे या किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया कि नहीं, 2 कॉज ऑफ एक्शन थे। और जो एडमिशन आया है चाहे वो किसी भी माध्यम से आया हो, मानो वो उधार वाले के रिलेशन में आया है, पोजेशन वाले के रिलेशन में नहीं आया, तो यहाँ पे केस तो खत्म नहीं हुआ, अभी भी मुद्दा तो है। तो इस मुद्दे के बारे में इसको सेटल किया जा सकता है, उसके बारे में ऑर्डर निकाला जा सकता है, उसके बारे में जजमेंट निकाली जा सकती है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, 2 तरीके की डिक्रीज होती हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है ना। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ऐसी जजमेंट पास कर दे जो पूरा ही केस खत्म कर दे, और जब ऐसी जजमेंट पास करेगा तो वो फाइनल डिक्री निकालेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को या किसी एक कॉज ऑफ एक्शन को सॉर्ट आउट करते एडमिशंस के आधार पर। हो सकता है वो एडमिशन किसी एक ही कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ी हुई हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसका पार्शियल सॉल्यूशन होगा, वो पार्शियल जजमेंट होगी, उसके बारे में प्रिलिमिनरी डिक्री निकलेगी। ठीक है, उस केवल उस तक लिमिटेड जहां तक वो मुद्दा है। ठीक है, तो जब भी कोर्ट के सामने एडमिशन की स्थिति बनती है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उस एडमिशन का नेचर देखते हुए, कोर्ट जो है जजमेंट पारित कर सकता है, ऑर्डर निकाल सकता है, जो भी उसको ठीक लगे। और जब भी कोर्ट जजमेंट निकालेगा, चाहे पूरे केस के बारे में चाहे किसी मुद्दे के बारे में, उसके बारे में ऑब्वियसली आपको पता ही है, डिक्री तो हमेशा जजमेंट को फॉलो करती ही है ना। तो उसके बारे में उसी हिसाब से डिक्री भी की जाएगी और डिक्री को प्रोनाउंस किया जाएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे सेक्शन 6 के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ को यह पावर दी गई है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशंस इटसेल्फ, एडमिशंस में इतनी पावर होती है कि अगर वो एडमिशंस उस पूरे के पूरे केस को खत्म करने में सक्षम है या केस के किसी भाग को खत्म करने में सक्षम है, तो वहीं के वहीं उस भाग के बारे में या पूरे केस के बारे में कोर्ट फैसला सुना के बात को खत्म कर सकता है। उस पर डिबेट और डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट लॉजिक ही एडमिशन का ये है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग सेक्शन 17 से लेके 22 तक रिवाइज कर लेना इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो थोड़ा बहुत जो भूल गए हो एडमिशंस के बारे में वो हल्का सा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 6 के अंदर कोर्ट की पावर है जजमेंट या ऑर्डर निकालने की ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। अब वो जजमेंट निकालेगा, ऑर्डर निकालेगा, पार्शियल निकालेगा, कंप्लीट निकालेगा, दैट डिपेंड्स एडमिशन के नेचर पे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। ठीक है, अगला बच्चे जो रूल है, रूल नंबर 7 है, प्योरली प्रोसीजरल है। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको आप आसानी से याद रख सकते हो क्योंकि ये बताता है प्रक्रिया, एक लीगल रिक्वायरमेंट बताता है। ये बोलता है कि जब भी बात होगी एडमिशंस की, ध्यान से देखना बच्चे, जब भी बात होगी एडमिशंस की और वो एडमिशन नोटिस से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कौन से एडमिशंस की बात हो रही है, इस बात को भी समझना बच्चे। केवल रूल नंबर 6 एक इकलौता ऐसा रूल है इस ऑर्डर नंबर 12 का जो सारे प्रकार के एडमिशन से डील करता है, सारे प्रकार के एडमिशन से, सबके रिलेशन में कोर्ट को पावर देता है। बाकी के जितने भी रूल्स हैं, 1 2 जितने भी हैं, 6 को छोड़ के सारे 7 वाला भी, वो सब के सब सीमित हैं। मतलब ऑर्डर 12 के सारे रूल्स 6 को छोड़ के सीमित हैं एडमिशंस बाय वे ऑफ नोटिस से, जिनको हमने पढ़ा केस के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। तो हमारा रूल नंबर 7 कह रहा है कि जब भी एडमिशंस की परिस्थिति बनती है नोटिस के माध्यम से, चाहे वो डॉक्यूमेंट के बारे में हो, फैक्ट्स के बारे में हो, चाहे पूरे सिचुएशन ही क्यों ना, उसको प्रूव करने के लिए कि वो एडमिशन किया गया है या नहीं, उसके बारे में जो वकील साहब है या वकील साहब के जो भी उनके जो क्लर्क हैं,
उनके अगर हस्ताक्षर हैं ऐसे किसी भी एडमिशन के ऊपर जो बाय वे ऑफ नोटिस किया गया है, वो हस्ताक्षर सफिशिएंट एविडेंस होते हैं, सफिशिएंट साक्ष्य होते हैं कि वो एडमिशन जेन्युइन है। देखो बच्चे, एडमिशंस के बारे में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल परेशानी होती है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति एडमिट तो कर लेता है चीजों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर आगे चल के उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी। हो सकता है वो वकील बदले या उस समय उससे समझ ना रही हो, और कोई व्यक्ति वो तब तो उस चीज को एडमिट कर ले, पर आगे चल के वो उससे हटना चाहे। अब वो हट तो सकता नहीं कानून के हिसाब से, तो एडमिशन आपने कर लिया एक बार तो आप बाउंड हो उससे, यू कांट बैक आउट फ्रॉम इट। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो क्या करता है, वो उस एडमिशन को चैलेंज करने लगता है और ये बोलने लगता है कि उससे जोर जबरदस्ती से कराया या उसने किया ही नहीं, मतलब उसी को एडमिशन को क्वेश्चन करने लगता है कि उसने दिया ही नहीं है वो एडमिशन। तो ऐसे एडमिशंस के रिलेशन में कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हम क्या लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर करेंगे किसी भी एडमिशन की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, कितना काफी होगा। तो यहां पर ये जो रूल आप देख रहे हो, रूल नंबर 7, ये इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ये कहता है कि अगर कोई भी एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस किया गया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रिलेशन में, फैक्ट के रिलेशन में, मतलब रूल 2 से लेकर रूल 5 की कोई भी परिस्थिति बन रही हो। रूल 1 में तो वही बंदा जो एडमिट कर रहा है वो तो खुद ही नोटिस देता है, तो उसमें तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। मैं बाकी की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स वाली बात कर रहा हूँ। तो वहां पर अगर ऐसे किसी एडमिशन के ऊपर जो पार्टी एडमिट कर रही है, अगर उनके वकील साहब के हस्ताक्षर हैं या क्लर्क साहब के हस्ताक्षर हैं, वो सफिशिएंट प्रूफ होंगे इस बात के, अगर वो सिग्नेचर प्रूव हो जाते हैं कि वो नहीं वकील साहब के हैं या क्लर्क साहब के हैं, तो ये सफिशिएंट प्रूव होंगे कि ये उस पार्टी का ही एडमिशन है। इसके अलावा कोई और प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। सो ऑन द एडमिशंस इफ देयर आर द सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टीज एज वेल एज द लॉयर्स, जो भी उनका एडवोकेट है, वो एक सफिशिएंट एविडेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे किसी भी एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस की ऑथेंटिसिटी क्या चीज प्रूव करती है, प्लीडर या फिर क्लर्क के सिग्नेचर। बस इतनी सी बात है। अगर ये दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छा है और इसको लिख देना, नहीं भी रहती है तो ऐसी बड़ी कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चे बचते हैं दो रूल, जिसमें रूल नंबर 9 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाऊंगा तो वो भी, पर प्रैक्टिकल पर्पस से एक ही रूल बचता है, और वो है रूल नंबर 8। बड़े ध्यान से सुनना, मैं मान रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा थक भी गए होंगे और सीपीसी दिमाग तो खा ही जाता है, पर बड़े पेशेंस से सुनना, क्योंकि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बच्चे, ये जो रूल नंबर 8 आप अपने सामने देख रहे हो ना, इसका कोई भी लेना देना नहीं है अभी तक जो भी कुछ पढ़ा हमने उससे। बड़ा मतलब बड़ा अलग सा रूल है, इसमें कोई नोटिस ऑफ एडमिशन वगैरह की बात नहीं हो रही। जो भी हमने पढ़ा ना, रूल 1 2 जो भी कुछ पढ़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रूल है। बात ये भी नोटिस की करता है, पर ये यहाँ पे नोटिस एडमिशंस का नोटिस नहीं है। वैसे इस ऑर्डर का ही टाइटल एडमिशन है, पर इस रूल में एडमिशन वाली कोई बात ही नहीं है बच्चे। यहां पे इस रूल नंबर 8 के अंदर बात की गई है ऐसे नोटिस की जो डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के बारे में है। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने रूल 6 को देखा ना, रूल 6 था एडमिशन के बारे में, पर कंपैरेटिवली ब्रॉड था, वो केवल सीमित नहीं था एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस से। रूल नंबर 8 तो इतना ब्रॉड है कि वो तो एडमिशंस के बारे में भी नहीं है, वो तो हर एक परिस्थिति पे लागू होगा जहां पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के बारे में नोटिस सर्व किया जाएगा। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि एडमिशन की परिस्थिति हो, और ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस की परिस्थिति। तो बहुत ब्रॉड सा रूल डाल दिया, मतलब मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन है, पर इंपॉर्टेंट रूल है। ये काफी बार साइट होता है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है फॉर्मेट से। इसमें बोला गया है कि जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के बारे में नोटिस सर्व किया जाएगा तो उसका फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म नंबर 12 में, जो हमारे अपेंडिक्स सी के अंदर है। पर ये इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये नोटिस होता क्या है। व्हाट इज द नोटिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। यहां पे
इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है कि ये नोटिस है क्या। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कहां पे पढ़ी, ये भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में है ना, पर ये डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। रूल 2 ए, रूल 3 ए किसकी बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में एडमिशन की। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। रूल नंबर 8 के अंदर ये पावर दी गई है रेस्पेक्टिव पार्टीज को कि वो अपोजिट पार्टी पे नोटिस सर्व करेगी, और वो नोटिस किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के बारे में नहीं होगा, वो नोटिस होगा किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के बारे में। अगर एक पार्टी को लग रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जो दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, कंट्रोल में है, तो उस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के रिलेशन में वो पार्टी अपोजिट पार्टी पे नोटिस सर्व करेगी सो एज टू प्रोड्यूस इट। और इसके लिए प्रक्रिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म नंबर 12 ऑफ अपेंडिक्स। इसके साथ साथ जो वकील साहब हैं पार्टी के जो नोटिस सर्व कर रही है, उनके प्लीडर का एफिडेविट या उनके क्लर्क का एफिडेविट जो ये दिखाएगा कि ऐसा नोटिस सर्व किया गया था प्रोड्यूस करने के बारे में, और समय भी बताएगा कि कब सर्व किया गया था, ये एक सफिशिएंट प्रूफ होगा कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि एक पार्टी प्रूफ करे कि उसने दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व किया है? इससे क्या हो जाता है कि दूसरी पार्टी पे जिम्मेदारी हो जाती है कि अब उसको बताना होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अपोजिट पार्टी ने उससे वो डॉक्यूमेंट मांगा था, उसके बारे में नोटिस सर्व किया था, फिर भी वो डॉक्यूमेंट अभी तक रिकॉर्ड पे क्यों नहीं आया है। तो डायरेक्ट उसी के ऊपर क्वेश्चन उठता है, और जो प्रिजम्पशन रेस करने की बारी आती है वो उसी पार्टी के खिलाफ आती है। तो यहां पे मेरा सजेशन तो आप सभी से यही होगा कि ये जो रूल है, रूल नंबर 8, इसको आप बाकी के रूल से अलग करके पढ़ें, बिल्कुल सेपरेटली पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा ना पढ़ें, इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है, बट अलग करके पढ़ें, क्योंकि इसका ना ही एडमिशन से कोई लेना देना है, ना ही एडमिशन बाय वे ऑफ नोटिस से कोई लेना देना। इट इज अ सिंपल नोटिस दैट इज इन रिगार्ड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसकी बस रिक्वायरमेंट ये है कि ये फॉर्म नंबर 12 ऑफ अपेंडिक्स के अनुसार होता है, और इसमें अगर प्लीडर के हस्ताक्षर है, उनका एफिडेविट है, और सर्विस की डेट वगैरह है, बाकी की डिटेल्स है, इट इज अ सफिशिएंट प्रूफ जो ये प्रूव करता है कि डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे नोटिस सर्व किया था। बस बस इतनी सी बात है, और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोटिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कहां कही गई है, रूल नंबर 8 ऑफ ऑर्डर नंबर 12। ठीक है, अब बच्चे हम फाइनली मूव करते हैं अपने लास्ट रूल पे, एंड रूल नंबर 9 जो कॉस्ट की बात करता है। वैसे कॉस्ट की बात हमने ऑलरेडी काफी रूल्स के अंदर कर ली है, पर ये अलग से एक रूल बनाया गया है। यहां पे दोनों कैटेगरी के नोटिस की बात हो रही है, एडमिशंस वाले नोटिस भी जो रूल 2, रूल 3, रूल 3A वो सारे आए थे, रूल 4, रूल 5, और प्रोडक्शन वाला नोटिस भी जो अभी हमने पढ़ा रूल 8 के अंदर। अगर ऐसा कोई नोटिस, चाहे वो एडमिशन के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्शन के बारे में हो, अगर वो सर्व किया गया है और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, ये बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में नोटिस सर्व किया गया, चाहे वो रूल 2 के अंदर रहा हो, चाहे वो रूल 8 के अंदर रहा हो, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, एक जगह हम एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं, एक जगह हम प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में वो नोटिस सर्व किया गया, वो आगे जाके पता चला कि वो तो बिल्कुल जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स का कोई लेना ही देना नहीं था, उसका कोई पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा केस का उन डॉक्यूमेंट से, खाली में समय बर्बाद किया जा रहा है कोर्ट का। तो ऐसी स्थिति में जो भी समय बर्बादी हुई होगी या जो भी खर्चा हुआ होगा किसी भी पार्टी का, ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने में या प्रोड्यूस करने में जिसका कोई जरूरत ही नहीं थी केस के अंदर, तो वो जो पार्टी है जिसने नोटिस सर्व किया था ऐसे डॉक्यूमेंट के रिलेशन में, चाहे रूल 2 के अंदर चाहे रूल 8 के अंदर, उसी को वो सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे नोटिस सर्व करती है, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे वो प्रोडक्शन का हो, और वो ऐसे डॉक्यूमेंट के रिलेशन में जो डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूस करना या एडमिट करना कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा केस के अंदर,
तो उसके होने वाला सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी उसी नोटिस करने वाली पार्टी को ही उठानी पड़ती है। ये उसकी एक तरीके की सजा मान के चलो आप। ये बच्चे रूल नंबर 9 है, ठीक है। एंड विद दिस वी आर ऑफिशियली डन विद आर ऑर्डर नंबर 12। अब जाते जाते बच्चे आप सभी लोगों के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना के जाता हूं और आप सभी लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कौन सा पढ़ेंगे? रूल नंबर 1 विच टॉक्स ऑफ एडमिशन ऑफ केस, पार्शियल चाहे कंप्लीट। यहां पे भी नोटिस की बात आएगी, पर जो बंदा एडमिट कर रहा है वही नोटिस दे रहा है अपनी तरफ से। फिर बात आती है रूल 2 से लेके रूल 3A तक, ठीक है। रूल 2, 2A, 3, 3A, 4 रूल्स है। ये बात होती है एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय वे ऑफ नोटिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है। फिर तीसरे नंबर पे आती है एडमिशन ऑफ फैक्ट्स बाय वे ऑफ नोटिस। इसमें आपका रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है बच्चे इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 6। आपको याद होगा कोर्ट को जो पावर दी गई है इन रिगार्ड टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एडमिशंस, केवल नोटिस वाले एडमिशन नहीं, सारे कैटेगरी ऑफ एडमिशन की वो ऑर्डर और जजमेंट पारित कर सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट बताता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है रूल नंबर 8, ये डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के रिलेशन में है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। ये डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन के बारे में है, ये डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के बारे में। और फाइनली रूल नंबर 9 है, जो रूल नंबर 9 भी रूल नंबर 8 और रूल नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। जो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में नोटिस सर्व करते हो जिन जो नेसेसरी नहीं है, तो आपको उसकी कॉस्ट उठानी पड़ती है। सो दिस इज दी होल एंड सोल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर नंबर 12। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया है। अगर आप इसको बच्चे 2-3 बार रिवाइज करोगे और अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बार क्लास को देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आनी चाहिए। अब मुझे एक बार आप सभी लोग बता दो कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया स्टार्टिंग फ्रॉम रूल नंबर 1 अप टिल रूल नंबर 9, क्या आप सभी को मोटा मोटी समझ में आया? डिड यू गेट दी एसेंस ऑफ द ऑर्डर? मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 100% वो क्लैरिटी आई होगी, वैसे कोशिश मैंने पूरी करी अपनी तरफ से, बट डिड यू गेट दी एसेंस की ऑर्डर नंबर 12 है किस बारे में, इसका पर्पस क्या है, इसका एजेंडा क्या है? जल्दी से बच्चे अगर समझ में आया है तो बताएंगे चैट बॉक्स में। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? अब देखो इसके आगे का एजेंडा सुनो। आप सभी लोगों को इस ऑर्डर को स्टैट्यूट से, ठीक है, सीपीसी से, किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूट से 2 से 3, देखो छोटा सा ऑर्डर है, 9 रूल्स है, 2 से 3 बार पहले रूल से लेके आखिरी रूल तक रिवाइज करना। और इन बातों को दिमाग में रखते हुए जो मैंने अभी कर लो, एक बार तो अभी कर लो एटलीस्ट, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश है वरना भूल जाओगे। एक बार रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 9 तक रिवाइज कर लो। वैसे 15 मिनट अभी हमारे बचते हैं, तो उस 15 मिनट को यहाँ पे यूटिलाइज कर लो, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ बच्चे सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को कल मिलूंगा और कल हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।